हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th के लिए बायोलॉजी पढ़ेंगे। और बायोलॉजी के पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन क्या है और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं इसका हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग जानेंगे कि म्यूटेशन की भूमिका क्या होती है। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन की भूमिका क्या है, तो इसको देखते हैं। कुछ शब्द क्या लिखे गए हैं। उत्परिवर्तन साधारणतः हानिकारक तथा अप्रभावी होता है। उत्परिवर्तन यानी सामान्यतः जो चेंजिंग होता है, बदलाव, वो हानिकारक तथा अप्रभावी होता है। समजात क्रोमोसोम के दो में से एक ही क्रोमैटिड में म्यूटेशन होता है। समजात का मतलब होता है एक ही तरह का, ठीक है। तो जो समजात क्रोमोसोम होते हैं, अगर दो की तुलना की जाए, दोनों एक जैसे हों, तो समजात क्रोमोसोम के दो में से किसी एक ही में म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है। उत्परिवर्तन से बनने वाली लाभदायक भिन्नताएं प्राकृतिक वर्ण मतलब सिलेक्शन होता है, चुनाव, प्राकृतिक वर्ण के द्वारा चुन ली जाती है एवं विकास के प्राथमिक कारक का कार्य करती है। देखिए, बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे कि बहुत समय लगा है और बहुत ऐसा बदलाव हुआ है। तो जीवों में परिवर्तन की क्रिया हुई है, जीव जो है दूसरा रूप धारण किया, फिर बदलाव होते 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 ऐसे इतना बदलाव हुआ है जिसके चलते जो है आप बहुत ऐसे नए नए जीवों को देखते हैं। या सूक्ष्म जीव जो है इस समय जटिल जीव हो गए हैं, वो उत्परिवर्तन की भूमिका से ही हुआ है। उत्परिवर्तन के कारण ही ऐसा संभव है बदलाव, ठीक है। तो वही कह रहा है कि विकास के प्राथमिक कारक का कार्य करती है और जो प्राकृतिक वर्ण के द्वारा सिलेक्शन कर ली जाती है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार केवल 0.1% म्यूटेंट बोलते हैं जिसमें उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्ती को बोलते हैं, ठीक है। म्यूटेंट उपजातियां ही अब तक लाभकारी सिद्ध हुई है, ठीक है। लेकिन जितने तरह के उत्परिवर्तन अधिकतर हुए हैं उसमें 0.1% ही लाभदायक अभी तक सिद्ध हुई है। उत्परिवर्तन का प्रयोग पादप प्रजनन, अब देखिए, अब इसको आर्टिफिशियल तरीके से उत्परिवर्तन कराया भी जाता है। जैसे आप संकर नस्ल के बीज का नाम सुने होंगे, हाइब्रिड बीज जो बनता है, तो उसमें उत्परिवर्तन की क्रिया संपादित करा के ऐसा कराया जाता है। देख सकते हैं, उत्परिवर्तन का प्रयोग पादप प्रजनन में भी किया गया है एवं अनेक नई प्रजातियां विकसित की गई है। बहुत ऐसी अनेक प्रजातियां विकसित की गई है जिससे जो है कि आपको नए नए तरह की प्रजातियां मिल सके और ज्यादा पैदावार और विकास हो सके, ठीक है। ये सब म्यूटेशन की वजह से ही संभव है। इसी तरह से आप देखेंगे और इसमें क्या बता रहा है कि आणविक स्तर पर जो है कुछ उत्परिवर्तन कैसे हुए हैं, ठीक है। आणविक स्तर पर कुछ उत्परिवर्तन की स्थिति क्या है। तो उत्परिवर्तन में ट्रिपलेट कोड के न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन आने पर भी कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही कोडोन एक ही एमिनो अम्ल के संकेत करते हैं, ठीक है। जैसे आप ट्रिपलेट कोड पढ़े होंगे, 64 कोडोन होता है, तो उसमें आप देखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है GGU, तो ये एक कोड है। आनुवांशिक संरचना में ये एक कोड है और इसका अर्थ भी होता है। G ग्वानिन के लिए है, U यूरेसिल के लिए है, C साइटोसिन के लिए है, ठीक है। तो ये आपको जो है इसको ट्रिपलेट कोड कहा जाता है। ये एग्जाम्पल में दिया है कि ट्रिपलेट कोड आप समझ पाएंगे। तो ये और ये उत्परिवर्तन की क्रिया देखिए, यूरेसिल की जगह साइटोसिन आया हुआ है, ये आपको उत्परिवर्तन दिखा रहा है जो सूक्ष्म स्तर पर, आणविक स्तर पर हुआ है। ये दोनों ही ग्लाइसिन के कोडोन है, या ये जो दोनों एग्जाम्पल देख रहे हैं ये ग्लाइसिन के कोडोन हैं। इसी तरह से आपको दिखा रहा है निरर्थक उत्परिवर्तन को, निरर्थक यानी जिसका कोई खास अर्थ ना हो, तो इसमें भी एक सार्थक ट्रिपलेट का जो है बदलाव होता है और उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है निरर्थक उत्परिवर्तन में। पादप विकास में उत्परिवर्तन की भूमिका क्या है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट,
कि पादप के विकास में, पौधों के विकास में उत्परिवर्तन क्या रोल अदा करता है, इसको जानना होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसको समझेंगे। तो अभी आपको हम बता रहे थे, इसमें यही बताएगा कि पौधों के उच्च नस्ल का विकास कराना हो, हमको उच्च कोटि के पौधे की जो है आवश्यकता हो, तो उसके हम संरचना और उसके अंदर जो बीज होते हैं उन बीजों में परिवर्तन करके, म्यूटेशन की भूमिका ला करके, बदलाव करके हम उस बीज के अंदर हानिकारक जो है पदार्थ को हटा देते हैं और लाभदायक पदार्थ उसमें जो है समाहित करा देते हैं, जिसके चलते वो उच्च नस्ल का बन जाता है, पैदावार अच्छा देता है। तो बताया जा रहा है कि पौधों की नई नई उन्नत किस्में उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है। फलों एवं सब्जियों की अच्छी किस्में भी इसके द्वारा पैदा की गई है। अभी आप सुनते भी होंगे कि मार्केट में ऐसा बहुत सारा बीज है जो है आया हुआ है, जिसका आम बीज की तुलना में समझ लीजिए कि पैदावार उसका ज़्यादा होता है। तो वो सब यही उत्परिवर्तन के कारण से ही बनते हैं, पैदा की गई है। उत्परिवर्तित उपजातियों में निम्नलिखित प्रमुख हैं। कौन कौन सी उपजातियां प्रमुख रूप से उत्परिवर्तित की गई है? जैसे देखिए, गेहूं की सरबती सोनारा उपजाति का उत्पादन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने मैक्सीन किस्म से किया था। इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन में 9% से 14% तक बढ़ोतरी हुई। मतलब देखिए, जो गेहूं की ऐसे जनरल जो किस्म है उसमें जो भी प्रोटीन की मात्रा मिलती होगी, लेकिन जब सरबती सोनारा जो है बनाया गया, गेहूं का उपजाति नस्ल बनाया गया, तो इसमें देखा गया कि उसकी तुलना में 9 से 14% तक ज्यादा प्रोटीन हमको मिल जाता है। तो ये बेहतर होगा। यही उत्परिवर्तन करके तैयार किया जाता है, संकर नस्ल इसी को बोलते हैं। दूसरा है, धान की एक उत्परिवर्तित उपजाति रेमियाई का उत्पादन गामा किरणों के प्रयोग से किया गया। इसमें बहुत सारा प्रयोग होता है, जिसके बाद उसके हानिकारक लक्षण को हटाया जाता है। प्रयोग से किया गया, इसमें कम समय में अधिक गुणवत्ता वाली फसल की प्राप्ति होने लगी। देखिए, बहुत कम समय में उच्च नस्ल और अच्छी गुणवत्ता वाला फसल हमको मिलने लगा। उसी तरह से जौ की उत्परिवर्तित किस्में तैयार की गई, जो पुरानी किस्मों में अनेक गुणों में श्रेष्ठ थी। जौ की ऐसी बहुत सारी उत्परिवर्तित मतलब पौधे तैयार किए गए, बीज तैयार किए गए, जो पहले की तुलना में अनेक गुणों में सर्वश्रेष्ठ पाया गया। इसी तरह से आपको यहाँ पे और एक दो दिया गया है कि कवक पेनिसिलियम की उत्परिवर्तित उपजाति से विश्व विख्यात एंटीबायोटिक, ये आप सुने भी होंगे, एंटीबायोटिक, ठीक है, पेनिसिलिन का जो है अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। कवक होता है एक पेनिसिलियम, जिसके वजह से बनता है एक एंटीबायोटिक दवा होता है ये, जो जिसका नाम पेनिसिलिन है। उसी तरह से आपको इसमें और भी ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। सरसों, अरहर, बाजरा, कपास, गन्ना, ऐसी बहुत तरह की उन्नत किस्में होती हैं जिनका विकास जो है उत्परिवर्तन के माध्यम से कराया जाता है, ताकि पहले से मौजूद जो भी बीज है उसकी तुलना में हमको अधिक पैदावार प्राप्त हो सके, अधिक उत्पादन जो है हो सके। ठीक है, ये था आपको। इसी तरह से आपको एक इसमें और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको दिख रहा होगा कि उत्परिवर्तन का कार्बनिक विकास में क्या योगदान है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उत्परिवर्तन का कार्बनिक विकास में योगदान क्या है। तो देख लेते हैं। एक वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रिज, इनका नाम जो है बायोलॉजी में बहुत जगह पे आया हुआ है और इस क्षेत्र में आया हुआ है कि उत्परिवर्तन और विकास के क्षेत्र में आया हुआ है। ठीक है, ने अपने अध्ययनों से यह सिद्ध किया कि जीवों के विकास में उत्परिवर्तन की मुख्य भूमिका होती है। ऐसे आप बायोलॉजी में जब पढ़ेंगे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति, तो आपको जो है एक कोशिकीय जीव से लेकर आज बने हुए जटिल जीवों की का वर्णन मिलता है, जो कि एक ही जीव में लगातार परिवर्तन होने के कारण जो है जटिल जीवों का निर्माण हो गया है। तो ये सब आपको बता रहा है कि जीवों के विकास में उत्परिवर्तन की मुख्य भूमिका होती है। उनके इस सिद्धांत को उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। उन्होंने जो ये बात कहा कि जीव के विकास में उत्परिवर्तन होता है, ये अच्छी भूमिका होती है उसकी, इसको उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। इसके अनुसार उत्परिवर्तन पित्रागत होता है। ठीक है, माने जैसे हम बोलते हैं वो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, वही पित्रागत होता है। और जीवों की नई जातियां इसी के फलस्वरूप पैदा होती हैं।
उत्परिवर्तन जीवों में प्रतियोगिता होती है। उत्परिवर्तित जीवों में जो जीव वातावरण के अनुकूल रहते हैं उनका प्राकृतिक चुनाव होता है एवं अनुपयुक्त जीव नष्ट हो जाते हैं। योग्यतम उत्परिवर्तन से प्राकृतिक वर्ण के बाद नई जातियां विकसित होती है। यहाँ पे आपको ये एक बताया जा रहा है इसमें कि देखिए उत्परिवर्तन होता है तो उससे बहुत तरह के जीव बनते हैं, लेकिन उनमें से जो जीव इस वातावरण में रहने योग्य होते हैं उनको तो प्रकृति सेलेक्ट कर लेता है और वो जीव इस प्रकृति में, इस वातावरण में आसानी से रह पाते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे जीव उत्परिवर्तन के कारण बन जाते हैं जिनका रहना यहाँ पे कठिन होता है, वो इस माहौल में नहीं रह सकते हैं, उनके लिए वैसा कल्चर नहीं मिल पाता है, वैसा वातावरण नहीं मिल पाता है, तो वो जीव जो है नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको उत्परिवर्तन का कार्बनिक विकास में बहुत योगदान है, ये सिद्ध कर रहा है। तो इस तरह से ये उत्परिवर्तन की भूमिका और उत्परिवर्तन का रोल क्या है, उत्परिवर्तन का कार्बनिक विकास में योगदान क्या है, आज के वीडियो में आपने देखा। अगले दिन हम लोग कुछ अनुवांशिक विकार, विकार मतलब होता है रोग, डिजीज के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे, जो अनुवांशिक विकार कैसे होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो रोग जो है चलता रहता है। तो इन सब जो है, इन सब को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।